जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया 10वीं बोर्ड का रिजल्ट। जनरल प्रमोशन से सभी 23,847 छात्र हुए पास। शादी के कार्यक्रम के दौरान युवाओं में हुआ विवाद, चाकूबाजी में 2 युवक घायल, एक की स्थिति गंभीर, किया गया नागपुर रेफर। बैयर विधायक ने प्रभारी नियुक्ति की लेट लतीफी पर जताई नाराजगी, विकास कार्य नहीं होने का लगाया आरोप। 3 महीने से बंद अंतर्राज्यीय बस सेवाओं ने गोंदिया आने जाने वालों की बढ़ाई परेशानी, कोरोना का हवाला देकर लगातार स्थगित हो रही बस सेवाएं। गांव में मलेरिया नियंत्रण करने का दावा करने वाला मलेरिया विभाग, शहर में मलेरिया के पॉजिटिव मिलने के बाद अभियान चलाने का कर रहा है दावा। प्रदेश में धान के कटोरे के नाम से प्रसिद्ध बालाघाट जिले के लालबरा ब्लॉक में खेती पर आश्रित कृषक बेहद ही चिंतित है एवं बड़ी ही बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। बारिश न होने के कारण खेतों में लगाए गए धान की नर्सरी सूखने की कगार पर आ गई है। आपको बताएं कि जून जुलाई माह में लगाई जाने वाली खरीफ की फसल में धान किसानों के लिए जीवनदायिनी एवं आय का मुख्य जरिया होती है। इस वर्ष समय से पहले मानसून आ गया और जुलाई माह में पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं हुई, जिसके कारण 60% क्षेत्रों में सूखे जैसी स्थिति निर्मित होना शुरू हो चुकी है। अभी क्या स्थिति है खेती की? खेती की तो अभी क्या, पानी नहीं आने से जरा अब 4-5 दिनों के पानी नहीं आ रहा, 8 दिन करीब हो गया है। नहर के पानी से लगाएंगे अब पारा भी। नहर चालू हो गई? नहर चालू हो गई। जैसे यहाँ तक तो नहीं आता होगा नहर का पानी? नहीं आता है। तो जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, हाँ। और अभी खार की क्या स्थिति है? हाँ, खार में क्या, अभी जो बाढ़ पान था पहले वो और बैठ रहा है खार, मतलब उसमें भी कमजोरी आ रही है? उसमें भी कमजोरी आ गई। तो ऐसे में फसल का उत्पादन, कोई उत्पादन की गारंटी नहीं है। अभी क्या काम हो रहा है खेत में? अभी तो पार हो रहा, सफाई कर रहे हैं। और क्या इंतजार हो रहा है, किसान किस बात का वेट कर रहे हैं? क्या है, अभी पार सफाई करने के बाद में अगर पानी की व्यवस्था बनता है तो फिर पारा लगाने का काम शुरू करेंगे। जैसे भी खार रहा तो खोदना तो पड़ता है, लगाना तो पड़ेगा। ऐसा है खेती में पानी नहीं आ रहा है, वो नहर अभी छोड़ा है। तो ये पानी का कब से रात तक रहे आप लोग? मतलब अभी 2 महीने से, मतलब अभी मानसून चालू हुआ है तो आ जाना था अब तक पानी? अभी नहीं आया। अभी खार की क्या स्थिति है? खार की स्थिति ऐसी हो गई है कि अभी थोड़ा पीलापन आ गया है जी। अगर तक 10-15 दिन नहीं आया खार जल जाएगा। तो अब ऐसी स्थिति में क्या आगे सोच रहे हैं आप लोग? आगे की सबके ऊपर वाला पानी आएगा तो लगाएंगे, नहीं आया तो। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, मृतक शासकीय सेवकों के आश्रित परिवार को पेंशन देने, कुटुंब एवं विशेष पेंशन लागू करने और केंद्र के समान संशोधित अधिसूचना जारी किए जाने की मांग को लेकर पुरानी पेंशन बहाली संगठन के द्वारा प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग को एक ज्ञापन सौंपा गया है। बुधवार को उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में वृक्षारोपण के दौरान सौंपे गए इस ज्ञापन में संघ के पदाधिकारियों ने सेवानिवृत्ति के बाद शासकीय कर्मचारियों को होने वाली विभिन्न परेशानियों और आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए वर्षों से लंबित उनकी यह मांग पूरी किए जाने की गुहार लगाई। समझिए कि आज बुरी स्थिति से हमारे साथी गुजर रहे हैं कोरोना काल में, या रिटायरमेंट की बाद उनकी जो स्थिति हो रही है कि उन्हें 500-700 हजार रुपए के आसपास रिटायरमेंट के बाद पेंशन बन रही है। उसकी हमने सहृदय से ससम्मान तीनों मंत्री और माननीय विधायकों के समक्ष पुरानी पेंशन की मांग आज उनके समक्ष रखी। और खुशी की बात है कि माननीय प्रभारी मंत्री जी, प्रदेश के पर्यावरण मंत्री ने उस बात को स्वीकारा कि हम आपकी पुरानी पेंशन की मांग को जो है प्रदेश स्तर पर रखेंगे, क्योंकि वे विगत समय में हमारे आंदोलन में सहभागी रहे हैं। और महाराष्ट्र राज्य को जोड़ने वाला वाराणसी तुमसर नागपुर मार्ग पर ग्राम पंचायत मेहंदीवाड़ा के समीप से गुजरी चेन्नई नदी पर बना पुलिया की हालत जर्जर हो चुकी है।
पुल के हालात इतने अधिक खराब है कि इसमें जगह जगह से दरारें आ गई है। बीते दिन सड़क हादसे से रेलिंग टूट चुकी है, जिसका मरम्मत कार्य नहीं किया गया, जो पूरे समय बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण दे रही है। बड़ी विडंबना यह है कि रोजाना हजारों लोगों की आवाजाही वाले इस पुल पर प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये बहुत पुराना चेन्नई नदी का पुल है, जो कि वाराणसी से महाराष्ट्र की सीमा को जोड़ता है। और आज इस पुल की जो स्थिति है वो ये है कि आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी दीवारें हैं, बाउंड्री लाइन, ये पूरी छिन्न भिन्न हो चुकी है और इसमें पूरी दरारें आ चुकी है। अभी कुछ दिन पहले ही 5-6 दिन पहले ही हमारे सामने मेरी यहाँ नर्सरी है, यहाँ पर एक गाड़ी वाले ने ठोस मारा है तो वहाँ पर पूरी वो बाउंड्री तोड़ दिया है। ये सीधे महाराष्ट्र जाता है, सीधे नागपुर डायरेक्ट है और शॉर्टकट भी पड़ता है और उसकी हालत ज़्यादा ही जर्जर है। बीच में रिपेयरिंग का काम हुआ था लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए। अभी किस प्रकार की स्थिति में है पुल? अभी जर्जर हालत में ही है कि यहाँ जो ये ब्रिज है काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया है, लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। इसकी जो ब्रिज के ऊपर जो पैराफिट वाल है ये पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अभी 2 दिन पहले जो एक कार का जो चक्का फट गया था, है ना, भारी अनहोनी होने से बच गई। अच्छा हो गया कि जो कार जो है वो नदी में जाकर के नहीं गिरी, जिसके कारण जो है भारी क्षति हो सकती थी। बुधवार को डोंगरमाली के मेंढकी फीडर के अंतर्गत 7 गांव के जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों के द्वारा एसडीएम कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार प्रतिभा पटेल से लो वोल्टेज की समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की गई। ग्रामीणों ने बताया कि अभी खेती का समय चल रहा है, वहीं बरसात न होने के कारण खेती में पानी की बहुत अधिक आवश्यकता है। ऐसे में फेस चेंज करने से लो वोल्टेज की समस्या मेंढकी फीडर अंतर्गत 7 गांवों में बनी हुई है, जिसके कारण ग्रामीणों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। डोंगरमाली शाखा अंतर्गत मेंढकी फीडर में जो 7 गाँव आते हैं, हम 7 गाँव वाले इतने परेशान हैं कि अभी तो लगातार 2 रात हो गई हमारे यहाँ कोई व्यक्ति घर में बराबर सोया नहीं। मच्छर से, गर्मी से इतने परेशान हैं कि बिल्कुल यानी रात में नींद ही नहीं आ रही। दूसरी बात यह है कि 4 बजे से जो तीसरा फेज काटता है और पूरे गांव की लाइट पूरी डिम हो जाती है, जिसमें ना लाइट जल रही है ना पंखे जल रहे हैं। ये एक बात होगी। दूसरी बात, हम लोगों ने अपने खेतों में बोर करवाए, मोटर लगी हुई है। हमको विद्युत मंडल की ओर से ऐसा दिन नहीं है कि हमने मोटर चला के पानी चलाया होगा, जबकि किसानी का काम चल रहा है, यही परे चालू है। हमको अभी तक किसी भी व्यवस्था कहना चाहिए विद्युत मंडल से हमको सुविधाएँ मिल नहीं पाई। समस्या बिजली की ये है कि जो इनने शेड्यूल तैयार किया है वो टाइम तो आप लोगों को मालूम रहता है। जो 3 फेज का है जिससे मोटर चलती है वो दिन में 10 से 2 और रात में 10 से 4 और रात में 10 से 2 बजे तक। तो उस पीरियड में भी कई बार लाइन कट जाती है। बहुत ज़्यादा लोड पड़ने के कारण फिर वो कहीं से शॉर्ट होता है, लाइट जल जाती है। इस तरह से परेशानी बनी है। गर्मी का दिन है, बरसात नहीं हो रही है, लोगों को पराहा लगाना है, वो अलग परेशानी है। अभी तो कोविड से उभरे हैं थोड़ा सा, उसके बाद अभी प्रॉपर तरीके से बिजली नहीं मिलने के कारण लोगों की नींद नहीं हो पा रही है, स्वास्थ्य होने का डर है। मध्य प्रदेश के भीतर मलेरिया प्रभावित जिले के नाम पर हर वर्ष लाखों रुपए का आवंटन जिला मलेरिया विभाग और नगर पालिका को मिलता है। बावजूद इसके कि मलेरिया की रोकथाम के लिए जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। नगर पालिका और मलेरिया दोनों ही विभाग शहर के भीतर मलेरिया के प्रकोप बढ़ने के बाद उसका लार्वा खत्म करने और सावधानी बरतने के लिए अभियान चलाने की बात करते नजर आ रहे हैं। मलेरिया विभाग द्वारा हर वर्ष की तरह इस बार भी बारिश की शुरुआत होते ही ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए मच्छरदानी सहित अन्य योजना शुरू किए जाने की जानकारी दी जाने लगी। लेकिन शहर के भीतर ऐसी कोई योजना, ऐसा कोई प्लान मलेरिया विभाग का नहीं है और ना ही नगर पालिका का दिखाई दे रहा है। इस बात की जानकारी स्वयं नगर पालिका सफाई विभाग के जिम्मेदार देते हैं कि अभी तक शहर के भीतर मलेरिया के मरीज अधिक मात्रा में नहीं मिले हैं, इसलिए अभियान शुरू नहीं किया गया है। तैयारी चल रही है नगर पालिका अमला द्वारा प्रॉपर अभी नालों की साफ सफाई कर दी गई है। और क्या है, बरसात के समय हम एंटी लार्वा ऑयल, मलेरिया ऑयल और क्लोरोसिलिक पाउडर का छिड़काव करते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई बीमारियां ना हो। वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में तो अभी स्थिति ठीक है, अभी ऐसा कोई समस्या नहीं हो रही है, इसलिए हमने अभी छिड़काव नहीं किए।
बाकी अब छिड़काव करने की होने की संभावना हो रही है, तो हम बिल्कुल इस पर कार्रवाई करेंगे। जिले के भीतर मलेरिया के आंकड़ों पर यदि ध्यान दिया जाए तो वर्ष 2017 में मलेरिया अपना प्रचंड रूप दिखा रहा था। इस वर्ष सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1407 मलेरिया पॉजिटिव मरीज मिले। उसके बाद निश्चित ही वर्ष 2018 और 2019 में मलेरिया थोड़ा थमा हुआ दिखाई दिया। वर्ष 2018 में 324 और 2019 में 156 पॉजिटिव मरीज मिले। लेकिन कोरोना संक्रमण काल के दौरान वर्ष 2020 में मलेरिया ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक वर्ष में 2794 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। इस बात से यह पता चलता है कि 2021 में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मलेरिया विभाग और नगरपालिका शहर के भीतर भी मलेरिया के लिए बेहतर काम किया जाएगा। लेकिन जून माह के मध्य में मानसून की बारिश शुरू हुई, जगह जगह पानी भरा होने लगा, लोग कूलर और आसपास के गड्ढों में पानी भरने के प्रति लापरवाह होते गए। बावजूद इसके शहरी क्षेत्र में मलेरिया के लिए कोई अभियान नहीं चलाया गया। जिले के आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्य अवरुद्ध होने को लेकर बैयर विधायक संजय उइके ने सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रभारी मंत्री की नियुक्ति पर दर्जनों सवाल उठाते हुए जिले के विकास नहीं होने का आरोप लगाया। विधायक श्री उइके ने बताया कि प्रभारी मंत्री की नियुक्ति समय पर न किए जाने के कारण बहुत सारे विकास कार्य नहीं हो पाए। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के मुखिया भी प्रभारी मंत्री ही होते हैं, लेकिन प्रभारी मंत्री न होने के कारण कोरोना जैसी स्थिति में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विधायक निधि से राशि देनी पड़ी। यदि प्रभारी मंत्री होते तो इस फंड से खर्च कर मेडिकल सुविधाएं और भी बेहतर की जा सकती थी। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में जो भी शासकीय योजनाएं हैं उनके काम भी प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में स्वीकृत होते हैं, लेकिन प्रभारी मंत्री की नियुक्ति को लेकर सरकार के द्वारा जो लेट लतीफी की जा रही है उससे ट्राइबल क्षेत्र सब ठप पड़े हैं। निकल के क्या आएगा, सरकार की गलती है। मतलब अभी तक प्रभारी मंत्री सरकार को नियुक्त कर देना चाहिए था। प्रभारी मंत्री नहीं होने के कारण बहुत सारे विकास कार्य जैसे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है, हम लोगों को विधायक निधि, अपनी सूचना निधि और विधायक निधि देनी पड़ी मेडिकल इक्विपमेंट के लिए, कॉन्सेंट्रेटर के लिए, मेडिसिन के लिए। आज हमारे पास DMF की राशि थी जिसके मुखिया होते हैं प्रभारी मंत्री। अब वो खर्च कर सकते थे, हम मेडिकल सुविधाएं बेहतर कर सकते थे। प्रभारी मंत्री नियुक्त नहीं होने के कारण वो नहीं हो पाई। हमारी बहुत सी आदिवासी लोगों के लिए हितग्राही मूलक योजनाएं होती हैं। ट्रैवल के जितने भी काम स्वीकृत होते हैं वो प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में होते हैं। प्रभारी मंत्री नियुक्त नहीं होने के कारण पिछले 1-1.5 साल से वो काम नहीं हुए, वो सारे के सारे फंड लैप्स हो गए। तो निश्चित तौर पे ये सरकार की गलती है। अगर प्रभारी मंत्री होते तो काम आगे बढ़ते। की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं खुद अभी तक सरकार से पूछता रहा हूँ कि मुझे जितनी भी मध्य प्रदेश की ट्राइबल्स हैं जो शासकीय योजना का लाभ ले रहे हैं, BPL से APL की श्रेणी में गया हुआ एक भी ट्राइबल बता दो, कोई बताने तैयार नहीं। मैं उसके लिए हमेशा लड़ता रहा हूँ। पिछले 5 साल में जो ट्राइबल फंड के जितने भी पैसे आते हैं वो नॉन ट्राइबल क्षेत्र में खर्च होते हैं। आपके लालबर्रा बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में बैयर का 300 करोड़ रुपए यहाँ खर्च हो गया। मैं शिकायत कर करके थक गया, विधानसभा में प्रश्न उठा दिया, उसका सारा गलत जवाब मिलता है। विधायक श्री उइके ने कहा कि कृषि विभाग को 100 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए दिए गए थे, लेकिन यह राशि केवल कागजों में ही खर्च हो गई, जिसको लेकर विधानसभा में मामला भी उठाया गया था, जिसके लिए जांच कमेटी बनी थी और जिसका फैसला 19 जुलाई को होना है। उन्होंने कहा कि एकीकृत विकास परियोजना का एक ढांचा बना हुआ है, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है तब से इस ढांचे को ही खत्म कर दिया गया है। ट्राइबल सब प्लान का पैसा था, बिल्कुल ट्राइबल सब प्लान का पैसा। ऐसा कैसे हो गया है? आप लोगों ने विरोध क्यों कर रहे हैं? पहले भी करते रहे और अभी भी करते रहे, हम मध्य की विधानसभा में उठाते रहे हैं। अभी हमारी 19 तारीख को इसी बात को लेकर 100 करोड़ रुपए जो कृषि विभाग को दिए गए थे, जो केवल कागजों में खर्च हो गए, धरातल में नहीं उतरे। हम लोगों ने मध्य प्रदेश की विधानसभा में 5 विधायकों ने उठाया था, उसकी जांच कमेटी बनी थी, उसकी जांच रिपोर्ट आ गई 19 तारीख को, उसमें फाइनल फैसला है। देखिए क्या होता है, एक ढांचा बना हुआ है एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना। कुछ जगह माडा है, कुछ जगह क्लस्टर है, कुछ जगह लघु है, ये ट्राइबल वेलफेयर के सारे कामों के लिए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, जब से 2013 के बाद से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी प्रदेश में, उस ढांचे को ख़त्म कर दिया गया है। जो मांग नीचे से जानी चाहिए कि गांव के, वहाँ के आदिवासी को, वहाँ के गांव को क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, वो यहाँ से बन के जानी चाहिए योजनाएं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इनकी सरकार में भोपाल से बनती है और नीचे आके उसको क्रियान्वित करने कहा जाता है। लेकिन सारा का सारा पैसा, ये ट्राइबल डिपार्टमेंट का पैसा दूसरे डिपार्टमेंट में दिया जाता है, दूसरा डिपार्टमेंट खर्च नहीं कर पाता।
विधायक श्री उइके ने कहा कि योजनाएं जमीनी स्तर पर बननी चाहिए, लेकिन यह भोपाल स्तर पर बनती है, लेकिन सारा का सारा पैसा कहां जाता है पता ही नहीं चल पाता। आदिवासी क्षेत्रों के लिए जो राशि आती है उसे अन्य विभाग को दे दिया जाता है। 2013-14 में डेयरी प्रोजेक्ट आदिवासी अंचलों में शुरू किए जाने को लेकर 2.5 करोड़ रुपए आए थे, लेकिन इसका आदिवासी क्षेत्रों को किसी तरह का लाभ नहीं हुआ, बल्कि इस योजना के नाम पर अधिकारियों ने लाभ साधा। अन्य प्रमुख मुद्दों को लेकर भी विधायक श्री उइके ने सरकार को दोषी ठहराया कि 2013-14 का डेयरी प्रोजेक्ट आदिवासी महिलाओं को कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के उनको फ़ायदा देने के लिए 2.5 करोड़ रुपए सैंक्शन बैयर विधानसभा के लिए हुए थे 2013-14। मैं लगातार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधानसभा प्रश्न करता रहा और वो शुरू हुआ और शुरू होकर ख़त्म हो गया, लेकिन एक भी ट्राइबल को उसमें फ़ायदा नहीं हुआ। एक भी ट्राइबल को उस योजना में सबसे बड़ी कमी थी कि उनको ना तो दुधारू पशु दिया गया और ना तो मार्केट सर्वे किया गया कि वहाँ दूध का उत्पादन कितना होता है कि कलेक्शन आ जाए ताकि हम कलेक्शन सेंटर खोल पाएँ। लेकिन अधिकारियों ने उसको केवल आदिवासियों को लाभ देने के बजाय अपना लाभ साधा और पूरे इक्विपमेंट खरीद ले गया। मतलब दूध नहीं आ रहा है, मिल्क कैन खरीद लिए। सड़क निर्माण के दौरान साइड शोल्डर नहीं भरे जाने और सड़क के दोनों ओर बेहतर तरीके से मटेरियल की पिचिंग नहीं किए जाने के कारण डामर रोड से ट्रक थोड़ा भी नीचे उतारने पर ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा ही घटना बुधवार को लांजी तहसील के मुख्यालय के पास घटित हुआ। लांजी बालाघाट मार्ग पर दुल्लापुर के पास में एक सीमेंट से भरा ट्रक अन्य वाहन को साइड देने के दौरान डामर रोड से थोड़ा नीचे उतरा और पलट गया। ट्रक चालक अपनी सूझबूझ से ट्रक पलटने के पहले ही बाहर निकल गया। जानकारी के अनुसार यह ट्रक छत्तीसगढ़ बलौदा बाजार से सीमेंट लेकर भानेगांव जा रहा था, परंतु ट्रक का लोड अधिक होने के कारण सड़क की किनार ट्रक का लोड सहन नहीं कर पाई और किनारे की सड़क धसक गई और ट्रक पलट गया। इस घटना ने एक बार फिर सड़क निर्माण के दौरान बरती गई अनियमितता, लापरवाही की पोल खोल दी है, जिससे लाखों रुपए की सीमेंट तो खराब हुई, ट्रक में भी बहुत अधिक नुकसान होना तय माना जा रहा है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद से ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र शासन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बस सेवाओं पर लगाई गई रोक, जिस कारण लोगों को महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ राज्य के आवागमन में बहुत अधिक परेशानी हो रही है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा रजेगांव में दिखाई देता है, जहां पर लोग रोजाना परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूर व अन्य यात्री गोंदिया तक तो ट्रेन से पहुंच जाते हैं, लेकिन गोंदिया से बालाघाट आने में भारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। बस के संचालन नहीं होने से यात्रियों को गोंदिया से ऑटो का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे में ऑटो चालक द्वारा इस आपदा को अवसर में बदलकर गोंदिया से रजेगांव सीमा तक सवारी लाने के लिए प्रति सीट 100 रुपये के हिसाब से वसूल कर रहे हैं। वहीं रजेगांव से गोंदिया तक जाने के लिए भी 100 रुपये प्रति सीट ऑटो चालक द्वारा ली जा रही है। आपको बताएं कि वैसे तो बालाघाट से गोंदिया की दूरी महज 45 किलोमीटर, बस का किराया 40 से 45 रुपये है। निश्चित ही बसों के संचालन नहीं होने से यात्रियों को परेशानी के साथ साथ 4 गुना किराया भी देना पड़ रहा है। तो अभी पैदल जा रहे हैं? नहीं, बस से जाएंगे। अच्छा, यानी सीमा के बाहर बस से उधर जाएंगे। अच्छा, क्यों बंद है बस, ऐसा कुछ पता है? कोरोना की वजह से। अच्छा माता जी, ये बताइए, आप उतने दूर से आ रहे हैं पैदल, हाँ। क्या परेशानी जा रही है? परेशानी बोले तो बस बराबर टाइम पर आती है जी। अच्छा, नहीं तो बाकी वाहन तो आना जा भी कर रहे हैं, फिर बसें कोई क्यों बंद किया गया है? क्या मालूम बाबा। तो बसें चालू, बसों को भी चालू होना चाहिए ना। क्या यानी गोंदिया तक आए में आए हैं? ट्रेन से। अच्छा, आप बालाघाट जाना है? फिर गोंदिया से फिर यहाँ पे कैसे पहुँचे? वहाँ से तो ऑटो में आए हैं, वहाँ से पैदल जा रहे हैं वहाँ तक। ये परेशानी हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है? परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा ही। अच्छा, क्यों बंद किए हैं बॉर्डर, ऐसा कुछ पता है आपको? या नहीं? कोई आइडिया नहीं। कोई आइडिया नहीं है? कोई आइडिया नहीं। नहीं, सरकार का कहना था कि कोरोना संक्रमण कोरोना के कारण ही बंद किया गया है ये बॉर्डर द्वारा से। नहीं, जैसे कि आप अभी दिल्ली से आ रहे हैं, आप जा ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आवागमन तो चालू है। नहीं, वो आवागमन चालू है, ठीक है, लेकिन कोरोना के कारण ही बंद किया है सारा बॉर्डर। मैं टेम्पो से आया श्रीमान जी। यहाँ से सरकार ने जो अपना यहाँ बंद रखी है, एमएच की बसें इधर नहीं आना और एमपी की बसें इधर नहीं आना। आने जाने में क्या है, प्रत्येक टेम्पो वाला 100 रुपये भाड़ा लेता है श्रीमान जी यहाँ पर, और सब चीजों का आवागमन चालू है, जिसमें क्या है कि एमपी और महाराष्ट्र की बसें एमपी की बसें एमपी में कट रही थी, महाराष्ट्र की बसें महाराष्ट्र में कट रही थी, और बसें भी क्या है कि वो और किराया ले रही है।
अंतर्राज्यीय सीमा पर रोक सिर्फ बसों के संचालन पर है, वहीं दोपहिया वाहन, 4 व्हीलर, ट्रक्स सहित अन्य वाहनों से लोगों का तीनों राज्यों में आना जाना लगा हुआ है। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सीमा में बसों का संचालन न होने से लोग दोपहिया वाहन से एक दूसरे के प्रदेश में आ जा रहे हैं। वहीं जिनके पास 4 व्हीलर की सुविधा है वह भी बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी जांच के आसानी से आ जा रहे हैं। पाबंदी सिर्फ और सिर्फ यात्री बसों पर के आगमन पर लगाई गई है। पुलिया के पास। क्यों? उधर ऑटो खड़ी है तो ज़्यादा टिकट बोल रहे हैं। कितना मांगते हैं ऑटो वाले? 100 रुपए। एक आदमी के 100। क्या बॉर्डर क्रॉस करने के, क्या उधर आगे जाने के? आगे जाने के, गोंदिया जाने के 100 रुपये बोल रहे हैं। अच्छा, पहले कितने लगते थे ऐसे अगर जाते थे तो? पहले 35 रुपये। और बस से? बस से 20 रुपये। जब बालाघाट जाते थे 20 रुपये लेते थे और गोंदिया जाते थे तो 25 लेते थे। अच्छा, अभी उन्होंने बढ़ा दिए। हाँ, बसें चालू होना चाहिए। बसें चालू होना चाहिए सर, परेशानी हो रही है, पैदल जाओ पैदल आओ। अभी बारिश का मौसम है, तकलीफें बहुत हो रही है। क्या नाम आपका? रत्नमाला डहार। ट्रेनें वगैरह बहुत कम चल रही हैं, फिर उसके बाद में अभी ट्रेन से उतरने के बाद में रजेगांव तक लाके छोड़े बस पुल की उस तरफ। कितना पैसा बोलते हैं? 100 रुपये लिए सर। अच्छा, जो 30 रुपये में आ रहे थे 100 रुपये ले रहे हैं। गोंदिया से रजेगांव तक के 100 रुपये ले रहे हैं। यानी ऑटो वाले चांदी काट रहे हैं बसें बंद होने से। क्या मांग करते हैं आप लोग? बसें चालू हो जाए बस। अच्छा, यानी तकलीफ जाती है। अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू न होने के कारण ऑटो चालक लोगों की मजबूरी का जमकर फायदा उठा रहे हैं, जो गोंदिया से रजेगांव चौकी तक यात्रियों को पहुंचाने के लिए प्रति सीट 100 रुपये के हिसाब से वसूल कर रहे हैं। वहीं रजेगांव से बालाघाट आने के लिए भी ऑटो चालकों द्वारा यात्रियों में मनमाना किराया वसूल किया जा रहा है। इस दौरान दोनों राज्यों की सीमा के बीच पड़ने वाले पुल को और अन्य रास्तों को यात्रियों को पैदल ही तय करना पड़ रहा है। यह भी एक बड़ी मजबूरी और परेशानी का यात्रियों में दिखाई दे रही है। बस तो वहाँ तक आई है, रजेगांव तक। ऑटो भी तो चलती है ना गोंदिया तक? चलने नहीं दे रहे ना। तो क्या बोलते हैं ऑटो वाले, कितना ले रहे हैं? ऑटो वाले 100 रुपये बोला रजेगांव से गोंदिया का। अच्छा, पहले कितने लगते थे आपको? पहले तो बालाघाट से डायरेक्ट 45 रुपये पहुँचते थे। अच्छा, अब सिर्फ यहाँ से गोंदिया जाने में आपको 100 रुपये लग रहा है। अच्छा, ये देखा जा रहा है कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आवाजाही कर रही है, ऐसे में क्या बसों को भी चालू कर देना चाहिए? क्या कर देना चाहिए ना, क्योंकि गरीब लोगों का मरना हो रहा है ना इसमें। आएगा कोरोना है, सब दुनिया के पब्लिक को परेशान है और कुछ नहीं। अच्छा, परेशान करने का काम कर रही है गवर्नमेंट। हमारा तो मानना वही कह रहा है, गरीब परेशान हो रहा है। अमीर के पास पैसा है, किसानों के पास पूरा बर्बादी कर रहा है। अमीर के पास पैसा है, वो अपने पैसे को खा रहा है, और गरीब का है, गरीब कमाएगा तो खाएगा ना। अच्छा, उसको तो अनजान लगा ही रहेगा ना, उसी को रोका जा रहा है। अच्छा, बसें चालू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ना? उसी से लूटमार चल रही है ना, गरीब से लूट रहे। खतरा कुछ नहीं है सर, ऐसे ही क्या है, डीजल का रेट बढ़ने से हाँ, सवारियाँ नहीं मिल पाती। 4-5 सवारियाँ लाते 4-5 सवारियाँ लेके जाते हैं। ये सब डीजल का ही प्रॉब्लम है। और डीजल का महंगाई, अभी डीजल तो मेन चीज़ है। अभी देखो यहाँ उतार रहे, पब्लिक उधर जा रही है पैदल, कोई परेशानी नहीं। हालांकि कैमरे के सामने ऑटो चालकों ने 100 नहीं बल्कि 50 रुपए के हिसाब से सवारी इधर से उधर ले जाने की बात कही, लेकिन बात हुई बातों में उन्होंने यह स्वीकार कर लिया, जब कोई स्पेशल सवारी आती है या 2 या 3 सवारी होती है तब उनके द्वारा 100 रुपए प्रति सीट किराया वसूला जाता है। सवारी नहीं, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 50 रुपए में गोंदिया से लेके आते हैं, यहाँ से 50 रुपए में लेके जाते हैं। सवारी से पूछ लो कि कितना ले रहे करके, और जाते समय हम लोग 50 में 4-5 सवारी लेके जाते हैं, उधर से 4-5 सवारी लेके आते हैं। 100 रुपए उसका जिसका लेते हैं कि वो जल्दी करते, वो बोलते कि हमको अभी जाना है भैया, अभी जल्दी जब लेके जाना पड़ेगा तो उसके थोड़ा भाड़ा तो बढ़ाना ही पड़ेगा, और भाड़ा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमारा डीजल महंगा है, तो हम लोग भाड़ा बढ़ाते हैं। 100 रुपये सीट लेते हैं ताकि 2-4 सवारी लेके जाता, कैसे भी 400-500 रुपये की रिपोर्ट बनना चाहिए। नहीं जाता है, यहाँ की गवर्नमेंट हमको, यहाँ के पुलिस शासन हमारे साथ देते हैं कि भैया ठीक है, हम लोग यहाँ तक के आ जाते हैं, नदी तक के। पहले हम उस तरफ छोड़ देते हैं, अभी यहाँ तक के आते हैं और यहाँ से हम लोग सवारी लेके जाते हैं। यात्री को तकलीफ कोई नहीं है, उनको तो ऑटो का सुविधा दे रहे हैं हम लोग।
लालबरा जनपद पंचायत के सभा कक्ष में 14 जुलाई को 2 पालियों में ग्राम पंचायत सचिवों व रोजगार सहायकों को भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वार अभियान के अंतर्गत सिटीजन चार्टर बनाए जाने के संबंध में 1 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मास्टर ट्रेनर खिलेंद्र सोनवंशी ने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में आम नागरिकों को समस्त विभागों से संबंधित योजनाओं व सेवाओं को प्राप्त करने हेतु शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा की जानकारी का सिटीजन चार्टर तैयार किया जाएगा। ये भारत सरकार के योजना है, अभियान मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वार अभियान है और सिटीजन चार्टर बनाना है, नागरिक घोषणा पत्र तैयार करना है। उसमें इसकी ट्रेनिंग पहली पाली हो चुकी है, ये दूसरी पाली अभी चालू है। 2 पाली में दिए जा रहा है? जी हाँ, 2 पाली। 77 पंचायत के सचिवों को सभी सचिव और जीआरएस दोनों को। क्या होना इसमें आगे? इसमें आगे वो प्रचार प्रसार होगा और ग्राम सभा होगी। ग्राम सभा के माध्यम से सिटीजन चार्टर का वो बनाएंगे और नागरिक घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। नगर पालिका में जमा किए गए आवेदन में 486 लोगों का चयन खाद्यान्न पर्ची के लिए किया गया है, जिनका वितरण बुधवार को नगर के विभिन्न वार्डों में किया गया। वहीं जिस पर जनप्रतिनिधियों सहित हितग्राहियों ने सरकार पर 3 माह की जगह 1 माह का खाद्यान्न पर्ची देने और स्थायी पर्ची की जगह अस्थायी पर्ची थमाने का आरोप लगाया है, जहां उन्होंने चयनित सभी हितग्राहियों को 3 माह के राशन के साथ स्थायी खाद्यान्न पर्ची दिए जाने की मांग की है। देखो क्या है, जैसे लॉकडाउन लगा था तो उस समय जनता को इसकी ज़रूरत थी, यानी जब उस समय त्राहिमाम हो रही थी कि भाई हमको अनाज कहाँ से मिलेगा या 2 रुपये कमाने कहाँ से मिलेगा, उस समय इसकी ज़रूरत थी। लेकिन उस समय इनने आईडी वगैरह सब कुछ एक काउंट की, एक घर जा कर के उनको बुलवाया फ़ोन करके, तो उनने अपनी अपनी एक चीज़ ला कर के दिए। लेकिन जब आखिरी में उनकी पर्ची का उनको संदेश दे दिया गया कि आपकी जो पर्ची है ऊपर से भैया नहीं आ रही, 1-2 लोग को दे दिया गया उस समय, तो इन लोग हताश होकर के बैठ गए। बोले जब सरकार ही ऐसी कर रही है तो बोले हम आम जनता तो मरना ही है भूख। लेकिन अभी लॉकडाउन के बाद अभी मिल रही है, जब ज़रूरत थी तब नहीं मिल रहा है, आज अभी दिया जा रहा है 2 महीने बाद। कितने महीने का मिल रहा है? 1 ही महीने का मिल रहा है। क्या लग रहा है आपको कि 3 महीने का मिलना चाहिए, तो 1 ही महीने का मिला है। बोले थे उस समय कि 3 महीने का मिलेगा। अगर लॉकडाउन के समय अगर मिल जाता तो आपको लॉकडाउन के समय मिल जाता तो हमको थोड़ी राहत मिल जाती, उस समय काम धंधे बंद थे। आज हम लोग खाद्यान्न पर्ची जो लॉकडाउन में ये लोग ने रजिस्ट्रेशन करवाए थे उसका वितरण किया जा रहा है। कितने लोगों को वितरण किया गया? मैंने नगर पालिका से पूछा तो 486 लोगों का पात्रता पर्ची आई है, जिसमें हमारे वार्ड नंबर 11 में 22 लोगों की पात्रता पर्ची आई, जिसका वितरण आज किया जा रहा है। सर अपने यहाँ से कितने लोगों ने फॉर्म भरा था अपने वार्ड में? अपने यहाँ से तो करीब 56 लोगों ने फॉर्म भरे थे, जिसमें 22 लोगों की पर्ची आई है। सर इतना लेट दे रहे हैं, लॉकडाउन के समय अगर देते तो लोगों ने भी नाराजगी जाहिर की है इस बार? हाँ, इसमें जितने लोगों को अभी हमने 22 लोगों को जो पात्रता पर्ची दी है, ये लोग ने नाराजगी जाहिर किए हैं।